गरीबों की नदी के पार भूतिया सोने का महल। जमुनापुर एक ऐसा गांव जिसके बीचों बीच एक बहुत विशाल नदी थी, जिसके दाईं तरफ एक ऐसा गांव रहता था जहां गरीबी की महामारी थी। वहां के घरों में लोग दाने दाने के मोहताज थे। वहीं जमुनापुर गांव के बाईं तरफ एक बहुत बड़ा विशाल चमचमाता सोने का महल था। कल की रात तो मेरे परिवार वालों के लिए मुसीबत की रात थी। मेरा पूरा परिवार भूख से तरस रहा था और मेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं था। क्या कहती हो ललिता बहन, मेरे घर की खुद स्थिति कुछ इस तरह की ही थी। ऊपर से मेरा तो छोटा बेटा भी बहुत बीमार है, इलाज कराने को पैसे भी नहीं है। सही कहा, हमारा ये जमुनापुर गांव आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। पर क्या तुम एक बात जानती हो, हमारी इस विशाल नदी के बाईं तरफ एक बहुत बड़ा सोने का चमचमाता महल है, पर कहते हैं वहाँ कोई जाता नहीं है। धीरे कहो, क्या तुम्हें पता नहीं वो महल कोई साधारण महल नहीं है। हम गरीबों की नदी के उस पार वो महल भूतिया लोगों का है। कहते हैं वहाँ एक विशाल भूतिया परिवार रहता है। क्या सच में? मुझे नहीं पता था ये सब। राम राम राम, अब तो मैं भूल से भी उस महल का जिक्र नहीं करूंगी कभी। हे भगवान, इस गरीब गांव में कोई काम नहीं है। मुश्किल से एक काम भी मिला तो इस विशाल नदी के कचरे को साफ करने का। देखो जरा, इस विशाल नदी पर कितना कचरा भरा हुआ है। इसे तो साफ करते करते सुबह से शाम हो जाएगी। गरीब मनोहर उस विशाल नदी को साफ करने में लगा हुआ था। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई और नदी के पास बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी। अरे भाई, हम गरीब परिवार को 2 पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से शाम हो गई, कचरा साफ करते करते मेरे हाथ में छाले आ गए हैं। अब मनोहर उस नदी के कचरे को साफ करते करते नदी के बाईं तरफ उस पार पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर एक चमचमाते सोने के महल के ऊपर पड़ती है। अरे बाप रे, ये हम गरीबों की नदी के इस पार इतना आलीशान सोने का महल। ये महल तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। यही अच्छा मौका है इस गरीबी से निजात पाने का। अब मैं इस सोने के महल से जी भर के सोना चुराऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। मनोहर सोने के महल की तरफ जाता है कि तभी सामने से एक बिल्ली रास्ता काटते हुए वहां से गुजरती है। हे राम, ये क्या, इस बिल्ली को भी अभी मेरा रास्ता काटना था। वैसे मैं भी कैसी फालतू बातों पर विश्वास कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं होता। मनोहर फिर से चलना शुरू करता है और सोने के महल के दरवाजे के पास खड़ा होता है कि तभी उसके ऊपर गुलाब की पत्तियां गिरने लगती हैं। अरे अरे, ये फूलों की बारिश अचानक से मुझ पर कौन कर रहा है? क्या इस महल के अंदर कोई है जिसे मेरे यहाँ आने का आभास पहले हो चुका है? मोहन ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में सोने के महल का दरवाजा खुलता है। अरे, इस सोने के महल के किवाड़ को किसने खोला? यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। मनोहर सोने के महल में आता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! इतने सारे सोने की निगरानी में आसपास कोई भी नहीं है। मुझे तो बहुत अचंभा हो रहा है। खैर, मुझे क्या, मैं तो चला सोना चुराने। मनोहर गमछा बिछाकर सोने के महल में सोने के सिक्कों को पोटरी में भरता है और उस पोटरी को कंधे पर टांग महल से बाहर आ रहा होता है। तभी दरवाजे पर सभी भूत चुड़ैल एक एक करके हाजिर होते हैं और उसी में एक चुड़ैल का बच्चा मनोहर की पोटरी पर लटक जाता है। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता, लाल मेरी चोंच है, सुंदर मेरे पंख हैं। अरे, ये मेरी मोटरी अचानक से इतनी भारी कैसे हो गई? क्या हुआ मोटरी? जरूरत से ज्यादा भारी हो गई। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सोना चुरा लिया तुमने हमारे सोने के महल से। चुड़ैल, भूत, नहीं, मुझे जाने दो। अरे, मेरी बीबी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? तूने हमारे सोने के महल से सोना चुराने की कोशिश की है, इसकी तो सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तो कहती हूँ इस लालची इंसान के टुकड़े करके इसके परिवार के सामने फेंक दो।
अब सभी भूत चुड़ैल गरीब मनोहर को काट कर उसके घर के आगे फेंक देते हैं। जिसके बाद अगले दिन सुबह जब मनोहर का गरीब परिवार अपने घर का दरवाजा खोलता है तो मनोहर का कटा शरीर देखकर 4 कदम दूरी पर जाकर गिरता है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरे पति के साथ अच्छा भला काम पर निकले थे, फिर मेरे पति की ये दुर्दशा कैसे हो गई। मुझ गरीब की तो दुनिया ही उजड़ गई। अरे मैंने तो सुना था सरला, इसके पति की नौकरी नदी की साफ सफाई में लगी थी। मुझे तो लगता है इसी दौरान इसका पति कहीं सोने के महल के पास तो नहीं पहुंच गया था। हो सकता है, क्या पता चला ही गया हो। और वैसे भी नदी के उस पार सोने के महल की तरफ या अंदर जो भी जाता है उसका शरीर टुकड़ों में ही बरामद होता है। इसी तरह एक दिन फिर, कितनी बड़ी और खूबसूरत नदी है। आज से पहले मैंने इतनी बड़ी नदी कभी नहीं देखी। ऐसी नदी में तो स्विमिंग करना बनता है। गांव में पहली बार आई अदिति सच्चाइयों से अनजान होकर बेफिक्र होकर नदी में तैरना शुरू करती है। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 यम्मा। अब अदिति तैरने में इतनी मदहोश हो जाती है कि वो नदी में तैरते तैरते नदी के उस पार आ जाती है जहां भूत चुड़ैलों का सोने का महल स्थापित था। सोने के महल की परछाई नदी के ऊपर पड़ती है। ये क्या है? एक सेकंड, अरे बाप रे, इस तरफ इतना बड़ा सोने का महल है। दादी जी ने तो आज तक मुझे कभी नहीं बताया कि उनके गांव में कोई सोने का महल भी है। ये तो बहुत खूबसूरत है, अंदर से देखना तो बनता है। अदिति नदी से निकलकर भूत चुड़ैलों के सोने के महल की तरफ बढ़ने लगती है और दरवाजे के पास पहुंचते ही अदिति के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। ओह गॉड, अभी तो मैंने इस सोने के महल में एंट्री भी नहीं की और मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो गई है। अदिति थोड़ा और आगे बढ़ती है जिसके बाद भूत चुड़ैलों का सोने के महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ओह गॉड, इतना लग्जरी सोने का महल है। चारों तरफ सोना ही सोना है। सोने के फ्लावर पॉट, सोने की तस्वीर, दीवारों पर सोने के सिक्कों का वर्क। अच्छा होता कि मैं अपने साथ एक बैग लेकर आती, फिर तो जी भर के सोना ले जाती यहाँ से। पर अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपने दोनों हाथों में एक एक सोने का फ्लावर पॉट लेकर चली जाती हूँ। अदिति अपने हाथों से सोने का फ्लावर पॉट लेकर वहां से निकलने ही वाली होती है कि इतने में भूत चुड़ैलों का सारा परिवार अदिति के चारों तरफ हवा में उसे घेर लेता है और तेज तेज उसके कानों में चिल्लाकर कहते हैं, चोर 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 है तू, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लालच बड़ी बला है। इसने भी हमारे महल से सोना चुराने की कोशिश की है, अब ये भी मारी जाएगी। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। कौन है यहाँ? कौन है? सभी भूत चुड़ैल सामने आते हैं और अदिति उन भयानक भूत चुड़ैलों को देखकर तेजी से चीखती चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, भूत चुड़ैल बचाओ, मम्मी मुझे जाने दो। भैंस की आंख, चुप कर। मैं तेरी कोई मम्मी नहीं हूँ। मेरा एक ही बेटा है पिंटू। तू तो चोरनी है, चोरनी जो हमारे सोने के महल से सोना चुरा कर ले जा रही थी। अपने शरीर पर इतना जतन करके हमने ये सोने का महल तैयार किया था और तू आराम से यहाँ आकर सोना चुरा कर ले जा रही थी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये रखो अपने सोने का गुलदस्ता, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दो। नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने लालच किया है और चोरी भी, ये दोनों ही बुरी बला है। हाँ सही कहा, और अब उन बुरे हालातों का अनुभव हम कराएंगे तुम्हें। अब सभी भूत चुड़ैल मिलकर अदिति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके घर के सामने फेंक देते हैं। और अगले दिन जब अदिति का परिवार ये खौफनाक मंजर अपने दरवाजे पर देखता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये सब और कैसे हो गया? बुरा मत मानना सुनैना, पर मैंने तुम्हारी बेटी को देखा था कि वो नदी की गहराइयों में तैरते हुए काफी दूर चली गई थी। मैंने आवाज भी लगाया कि नदी के उस पार तक मत जाना, पर तुम्हारी बेटी ने मेरी एक नहीं सुनी।
हाँ, और सुने ना, तुम तो जानती हो कि हम गरीबों की नदी के उस पार भूतिया सोने के महल है ना, जहाँ भूत चुड़ैलों का परिवार रहता है। मुझे तो लगता है कि ये दर्दनाक हादसा तुम्हारी बेटी के साथ उन भूत चुड़ैल ने ही किया है। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? आखिर क्यों उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला? अब इसी तरह गांव का कोई भी व्यक्ति गलती से भी अगर नदी के उस पार सोने के महल में प्रवेश करता तो उसे दर्दनाक मौत के मंजर से गुजरना पड़ता था। और इसी तरह गांव में कई परिवार को अपने प्रियजनों के मरे शरीर गंभीर हालत में देखने को मिला करते थे। तभी एक दिन दूसरे गांव की कविता सरिता मछली पकड़ने नदी के पास आती है। अरे सुनती हो सरिता, मुझे तो लगता है कि नदी के इस तरफ से ज्यादा मछलियाँ नदी के उस पार है। हाँ, सभी मछलियाँ वहीं फुदक रही है, ज्यादा है। चलो ना उस तरफ की मछली का जाल लगाते हैं। अरे लगा तो दो उस तरफ जाल पर। मैंने सुना है इस गांव में नदी के उस पार जाने पर लोगों के साथ कोई ना कोई हादसा होता है। अरे कविता, तुम भी कैसी मनगढ़ंत कहानियां पर विश्वास कर लेती हो। अरे चलो जाल लगाकर मेरे साथ मछली पकड़ो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब कविता और सरिता नदी में जाल बिछाती नदी के उस पार पहुंच जाती हैं। तभी सरिता की नजर सोने के महल पर पड़ती है। अरे ओ कविता, वो देखो उस तरफ कितना बड़ा सोने का महल है। आस पास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अच्छा, अब समझ में आया इन लोगों ने नदी के इस पार आने से क्यों मना कर रखा है। ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि इस खूबसूरत सोने के महल के बारे में किसी को कुछ पता चले। सही कहा, पर अब जब पता चल गया है तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। चलो महल के अंदर चल के मालामाल हो जाते हैं। अब सरिता और कविता दोनों ही सोने के महल के अंदर आती हैं और सोने का खूबसूरत महल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दोनों ही मिलकर सोने के महल की हर एक चीज को छू छू कर देखने लगती हैं। इसके बाद सरिता और कविता एक सोने के कमरे में घुसती हैं जहां उन्हें ढेर सारे सोने के आभूषण मिलते हैं। अरे सरिता, ये देख कितने सारे सोने के गहने। मैंने तो इतने गहने एक साथ कभी नहीं देखे। अरे नहीं देखा तो अब देख लो, और देखती ही रहोगी क्या? मेरी मानो तो फटाफट इन गहनों को पहनो और यहाँ से चलती बनो। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब सरिता और कविता सभी सोने के आभूषणों को पहनकर महल से भागने की कोशिश करती हैं कि इतने में भूत चुड़ैलों का परिवार वहां आकर एकत्रित हो जाता है, जिन्हें देख सरिता और कविता थर थर कांपती हुई कहती हैं, भूत चुड़ैल, सरिता बचा लो मुझे। मैं कैसे बचाऊं? मेरी तो खुद धड़कन तेज है। चुड़ैल जी, हमसे कोई गलती हुई है। ये लीजिए, ये रखिए अपने सोने के गहने। रख तो मैं लूंगी, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोने के गहनों को पहनने की? अब चोरी की है तो सजा भी मिलेगी। हाँ, शरीर के जिन जिन अंगों पर तुमने हम चुड़ैलों का गहना धारण किया है, हम तुम्हारे शरीर से वो अंग काट कर अलग कर देंगे। अब सभी भूत चुड़ैल कविता और सरिता के हाथों, पैरों और गर्दन को काट कर नदी के पास फेंक देते हैं। अगले दिन सुबह नदी के पास गांव की भीड़ खड़ी होके, हे भगवान, अब तो दूसरे गांव के लोग भी नदी के उस पार जाने पर मारे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उस सोने के महल में? अगर यही हाल रहा तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और क्या, सही कह रही हो तुम। मैं तो कहती हूँ यही दूर जंगलों में कुछ दिनों पहले एक बहुत महान तांत्रिक अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए आए थे। कहो तो हम लोग उनके पास चले मदद मांगने। हाँ, चलते हैं। और कब तक डर के बैठी रहेंगी? इतने अपनों को तो खो दिया हमने इसी डर के कारण। अब गांव के लोग विशाल जंगलों के बीच में बैठे अद्भुत दिव्य शक्तियों से भरे तांत्रिक के पास आते हैं। हे दिव्य शक्तियों से भरे अद्भुत बाबा, हमारी मदद कीजिए। ओम 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 नमः शिवाय। क्षमा चाहती हूँ बाबा कि मैं आपकी साधना को रोक रही हूँ, पर मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है बाबा, मेरी मदद कीजिए। लोगों की गुहार सुनकर तांत्रिक अपनी साधना को वहीं रोक देता है। क्या हुआ पुत्री, क्यों चिंतित है? बाबा, हम गरीबों के गांव में नदी के उस पार एक ऐसा सोने का महल है जिसके आसपास कोई भी भटकता या अंदर जाता है तो उस महल में रहने वाली शैतानी शक्तियां इंसानों को बेरहमी से मार काट कर फेंक देती हैं। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? पर हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
इसलिए मैं किसी भी परीक्षण पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की परिस्थिति को देखना चाहूंगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में मैं आप लोगों के साथ नदी के उस पार सोने की महल पर पहुंचूंगा। ठीक है बाबा। अगले दिन सुबह गांव वालों के साथ तांत्रिक नदी के उस पार सोने के महल के पास पहुंचता है, जहां सोने के महल से कई तरह की डरावनी आवाजें, हंसने की आवाज, बुजुर्ग के रोने की आवाज, तो कभी पायलों की छन छन की आवाज बाहर आ रही थी। इन ध्वनि को सुनकर लगता है कि इस सोने के महल में भूत चुड़ैलों का पूरा परिवार बसा हुआ है। पर बाबा, ये भूत चुड़ैल यहाँ पर कैसे आई और कब से रह रहे हैं, और आखिर क्यों इन लोगों ने हमारे परिवार के सदस्य को मार डाला? चिंता मत करो, मैं अभी इस महल के बाहर अपनी दिव्य शक्तियों से एक एक चक्र बनाकर उस चक्र में देखूंगा कि ये शैतानी शक्तियां ऐसा क्यों कर रही हैं। इतना कहने के बाद तांत्रिक महल के पास अद्भुत शक्तियों से भरा एक चक्र बनाता है और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस चक्र में तांत्रिक उन सभी भूत चुड़ैलों का अतीत देखता है। माफ करना बच्चों, तुम्हारे पिता और एक ससुर होने के नाते भी मैं तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेहनत तो हम तीनों ही करते हैं। वैसे पिताजी, आपको पता है हमारी ही तरह गरीब सुखिया का परिवार रातों रात अमीर हो गया। वो कैसे बेटा? वो उसने कई साल पहले लॉटरी की टिकट खरीदी थी और पूरे 1 साल बाद उसकी लॉटरी की टिकट का नंबर मैच हो गया और रातों रात वो करोड़पति बन गया। अरे ये सब अफवाह होती है, तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ो। नहीं देवर जी, सही कह रहे हैं। एक बार मेरे गांव में भी ऐसे ही लॉटरी एक गरीब परिवार की लगी थी और वो रातों रात अमीर हो गए थे। हाँ भाभी, उसी तरह की लॉटरी की बात कर रहा हूँ मैं भी, और मैं तो ऐसी लॉटरी की टिकट अब खरीदने की सोच रहा हूँ। सोचिए मत, खरीद लीजिए, क्या पता हमारी भी किस्मत पलट जाए। अगले दिन रमेश लॉटरी की टिकट काउंटर पर टिकट लेकर, भैया ये पकड़ो अपनी लॉटरी टिकट। भैया, ये लॉटरी टिकट खरीदने के बाद पता कैसे चलता है कि लॉटरी हमारी लगी है? भैया 6 महीने के बाद अखबार में लॉटरी के टिकट के नंबर आते हैं और जिसके टिकट का नंबर मैच होता है वो रातों रात माला माल हो जाते हैं। अच्छा, 6 महीने बाद? अच्छा ठीक है। अब 6 महीने तक रमेश अपने बड़े भाई और पिता के साथ कड़ी मेहनत में फसल की कटाई करता था। तभी एक दिन, अरे रमेश जी, उस लॉटरी का क्या हुआ? अरे क्यों पीछे पड़ी है मेरे बेटे की? अगर लॉटरी लगेगी तो पता चल ही जाएगा। अब ऐसे ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं और एक दिन रमेश भगवान के पास बैठकर जोर जोर से घंटी बजाते हुए, हे भगवान, इस बार लॉटरी के टिकट का नंबर मेरी टिकट से मैच हो जाए, तेरा बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा मुझ पर। दूसरी तरफ से प्रियंका और उसकी आरती भागी भागी अखबार लेकर रमेश के पास आती। रमेश जी देखिए, अखबार आ गया है, इसमें आपका लॉटरी का टिकट का नंबर मिलाइए ना। हाँ, रुको, अभी मिलता हूँ। अब रमेश मेज पर रखे अखबार से नंबर मिलाना शुरू करता है। 8 8 5 5 6 6 7 7 9 9 3 3। आरती, ये नंबर तो मेरी लॉटरी की टिकट के नंबर से मैच हो रहा है। आरती, क्या सच में? हे प्रभु, धन्य हो गई मैं तो। अब पूरा परिवार करोड़ों रुपए का मालिक बनता है, जिसके बाद पूरा परिवार फैसला करता है कि वो इन गरीबों से दूर जाकर अपना एक सुंदर सोने का महल नदी के उस पार बनाएगा। पूरा परिवार अपने लॉटरी की टिकट से सोने का महल खड़ा करके तैयार करता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम इतने बड़े सोने के महल में रह रहे हैं। माँ, सोने का महल बनकर तो तैयार हो गया है, पर अभी थोड़े बिजली के काम बाकी हैं, जैसे झूमर लगाना, लाइटिंग वगैरह करना। मैं और रमेश मिलकर बिजली का काम कर लेते हैं। रणवीर और रमेश सोने के महल के हॉल में झूमर टांग रहे होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे वायर में आग लग जाती है। झूमर ब्लास्ट करता है और पूरे सोने के महल में करंट फैल जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार करंट से वहीं मर जाता है और फिर वो पूरा परिवार शैतानी भूत चुड़ैल बन जाते हैं। अब हमारे सोने के महल का क्या होगा? हमारी खुशियाँ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई इस सोने के महल में। अब हमारे भूत चुड़ैलों के परिवार को ही अपने सोने की महल की रक्षा करनी होगी। हाँ, और अगर किसी ने भी इस पर गंदी नजर डाली तो हम उसे वहीं जान से मार देंगे।
ये भूत चुड़ैलों का परिवार यहाँ से कभी नहीं जाएगा, और अगर तुम चाहते हो ये लोग यहाँ से चले जाएं, तो किसी ईमानदार व्यक्ति को इस सोने की महल की देखभाल और इसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई है, इन लोगों ने इस सोने के महल की रक्षा करने की जगह इस सोने के महल पर अपनी गंदी नजर डाली थी, इसलिए उन भूत चुड़ैलों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पर मामा, इस सोने के महल में तो भूत चुड़ैल रहते हैं, फिर कोई भी इंसान कैसे इसकी पहरेदारी या देखभाल करेगा? मैं इस गांव के किसी भी व्यक्ति को एक अद्भुत शक्तियों से भरा ताबीज देता हूँ। इस ताबीज को पहनकर जो भी महल के अंदर जाएगा, उसके ऊपर ये शैतानी शक्तियाँ हावी नहीं हो पाएंगी। लाइए बाबा, ये ताबीज आप मुझे दे दीजिए, मैं करूंगा उस भूत चुड़ैलों के सोने के महल की देखभाली और पहरेदारी। अब रात को सरपंच ताबीज पहनकर महल के अंदर जाता है, जहां उसे कई तरह के चीखने, चिल्लाने, रोने, हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाकर सोने की महल की पहरेदारी करता है। आखिर कौन है ये जिस पर ना तो हमारी शक्तियों का असर हो रहा है और ना ही इस मनुष्य की आंखों में इस सोने के महल के प्रति कोई लालच दिख रहा है? तभी वहां पर तांत्रिक प्रकट होता है। इसकी आंखों में लालच तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तहे दिल से तुम्हारे सोने की महल की रक्षा करना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी ये जिम्मेदारी मनुष्य के हाथ सौंपकर अपनी दुनिया में लौट जाओ। हमें खुशी हुई कि आपने हमारी मदद की और एक ईमानदार व्यक्ति को इस सोने के महल की पहरेदारी पर रखा है। अब हम निश्चिंत होकर अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। इतना कहने के बाद सभी भूत चुड़ैल हवा रूपी उस महल से विलुप्त हो जाते हैं, जिसके बाद सारा गांव चैन की सांस लेता है। और आज भी जमुनापुर गांव में नदी के उस पार कोई न कोई ईमानदार व्यक्ति उस सोने के महल की पहरेदारी और देखभाल कर रहा है।